नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेकंड चैप्टर की, जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1950 से 1990। दोस्तों, आपको पता है ये चैप्टर जो है एक बड़ा चैप्टर है जिसमें प्लानिंग की बात की गई थी, जिसको हमने अपने पहले वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी 1950 से 1990 तक, ये बात इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। और इस वीडियो में हम केवल एग्रीकल्चरल सिनेरियो की बात करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने 2020 और 21 से आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस यूनिट में एग्रीकल्चर को ज़्यादा ही डीप रखा है। कुछ नए कंटेंट्स भी ऐड किए गए हैं, तो एग्रीकल्चर को पूरा फोकस करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सिनेरियो 1950 से 1990 तक क्या रहा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्या इम्पोर्टेंस रही है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में, ये कुछ पॉइंट्स से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इट्स इम्पॉर्टेंट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। आप देखिए, इंडियन इकोनॉमी में ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस रही है। फर्स्ट, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सेकेंड, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आप एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वन बाई वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट contribution of agriculture is to provide food supply to increasing population of the country during planned period. Due to agricultural development, India attained self-sufficiency in food grains. तो अब आप देख सकते हैं, इस पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर ने कंट्री की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लगातार जो है प्लानिंग पीरियड से फूड ग्रेन्स की सप्लाई बना कर रखी हुई है, जिससे हम सेल्फ रिलायंस भी हैं। और हमने एग्रीकल्चर में न केवल सेल्फ रिलायंस बनाया अपने आप को, बल्कि अब हम एक्सपोर्टर भी बन गए फूड ग्रेन्स के। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस को अपने आप शो करता है कि फूड चेन सिस्टम में एग्रीकल्चर की कितनी इम्पोर्टेंस रही है। सेकेंड इम्पोर्टेंस इसकी हम समझ सकते हैं फॉरेन ट्रेड से, कि फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या इम्पोर्टेंस रही एग्रीकल्चर की। फर्स्ट पॉइंट है, ए मेजर पोर्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इज एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर एंड दिस हेल्प्स अस इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। कि ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसने फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में इंडियन इकनॉमी की हेल्प की है। सेकेंड, एग्रीकल्चर होल्ड्स ए शेयर ऑफ 13.7% इन इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट। ये इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 13.7% का शेयर कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड, besides goods made by agricultural raw material also contribute to country's export. Thus, agriculture holds more than 33% share in total exports of the country. अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो 33% आता है। तो इस 3 पॉइंट्स की वजह से आप समझ सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड में इसका क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर का। नेक्स्ट, हमारी जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इससे इम्पोर्टेंस शो होती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये आज भी लाइवलीहुड का बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। At the time of independence, 72% population was dependent on agriculture. और इंडिपेंडेंस के समय 72% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, जो कि बहुत बड़ा शेयर है। इवन टुडे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आज भी एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड करता है। अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन
42.7% in 2016 engaged in agriculture for livelihood। देखिए मोर देन 50% की बात कर रहा है और 2016 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 42.7% पॉपुलेशन जो है वो इंगेज है एग्रीकल्चर में। तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस प्रूफ होती है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। In 1950-51, the contribution of agriculture was 51.3% in GDP, which come down to 34.9% in 1991। 1950-51 में इसका कंट्रीब्यूशन 51.3% था, जो कि 1991 तक आते आते 34.9% हो गया। The share of agriculture in GDP is approximate 17% in 2018। ओवरऑल जीडीपी में 2018 का डाटा कहता है कि 17% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है, शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर का। फॉल इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम डज नॉट इम्प्लाई फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर हम कहते हैं कि शेयर नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि ओवरऑल नेशनल इनकम में इसका शेयर ज़रूर कम हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है बल्कि वो बढ़ा है। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस हम जान सकते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से कि बहुत बड़ा ये सोर्स है इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का। इट इज़ ए सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ सम बेसिक रॉ मटेरियल्स फॉर सम ऑफ आवर लीडिंग इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट, शुगर, टी एट्सेट्रा। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है। ये सारी इंडस्ट्री डिपेंड होती हैं एग्रीकल्चर पर रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इम्पोर्टेंस थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर की कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स रहे हैं। द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर आर नंबर 1 डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 लो प्रोडक्टिविटी, नंबर 3 लैंड सिस्टम, नंबर 4 स्मॉल साइज ऑफ लैंड, नंबर 5 डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, नंबर 6 सेमी कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग, नंबर 7 फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स को शो करते हैं, जिसे वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको ज़रूर पता होगा कि ये एक तरीके की हिडन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है कि कोई भी एम्प्लॉई डायरेक्टली वो एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हुआ दिखता है, लेकिन अगर उसको उस वर्क से बाहर भी कर दिया जाए तो ओवरऑल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 10 लोग मिलकर 100 केजी का प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, और अगर किसी एक को बाहर भी कर दिया जाए तो भी प्रोडक्शन 100 केजी का ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 लोग मिलकर भी 100 केजी का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो जो 10वां बंदा था जिसको बाहर किया गया उसकी प्रोडक्टिविटी 0 थी। तो इसको हम बोलते हैं इस सिचुएशन को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन इंडिया एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड एक्सेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। अब ये किस वजह से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन का तेज़ी से बढ़ना और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा लोगों का डिपेंड होना, इसकी वजह से जो है इंडियन एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड पॉइंट आप देखें, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इवन इफ़ 20% ऑफ पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर आर विड्रॉन देयर विल नॉट बी एनी फॉल इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। एक सर्वे हुआ जिसमें ये एस्टिमेट किया गया था कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडिया में 20% लोगों को बाहर भी कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए, तो भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होती, आउटपुट उतना का उतना ही रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा शेयर है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर में।
सेकेंड पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी। ये इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स की हम बात कर रहे हैं अभी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ड्यू टू excessive dependency on agriculture, use of traditional methods, lack of capital and backward technology। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है। नेक्स्ट, लैंड सिस्टम। इंडियन एग्रीकल्चर में लैंड सिस्टम क्या है ये देखिए। ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टीनेंट्स who are not the owner of land। अब देखिए यहाँ बहुत बड़ा शेयर है ऐसे फार्मर्स का जिनके पास खुद की लैंड नहीं है, जो टीनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है, ये किसी और की ज़मीन पर फार्मिंग करते हैं। बट द बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज़ अप्रोप्रिएटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। Tenants often get the bare minimum, no surplus is left with the tenants। ये tenants जो होते हैं एक तरीके से लेबर फार्मर होते हैं जिनकी अपनी खुद की लैंड नहीं होती है। ये जो है मिनिमम वेज पर जो है काम करते हैं और इनके लिए कुछ भी सरप्लस जनरेट नहीं होता है। ये इंडियन एग्रीकल्चर का एक बड़ा फीचर है। नेक्स्ट, स्मॉल साइज ऑफ लैंड। There are a large number of small and marginal farmers in India. About 80% of the operational holdings in the country are small and marginal farmers who have less than 2 hectare land for cultivation. Moreover, rapidly rising population is leading to subdivision and fragmentation of land holdings इन द कंट्री। तो आप देखिए इंडिया में 80% जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है जिस पर वो कल्टीवेशन करते हैं। तो स्मॉल साइज ऑफ लैंड होने की वजह से क्या होता है, उस पर वो मॉडर्न तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाते, उस पर जो है वो कोई भी नई टेक्नोलॉजी से, मशीन से, ट्रैक्टर से प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इंडियन एग्रीकल्चर का एक बड़ा फीचर्स है स्मॉल साइज ऑफ लैंड। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। आप सबको मालूम होगा कि इंडिया में आज भी जो एग्रीकल्चर है वो कितना रेनफॉल पे डिपेंड करती है कि अगर बारिश अच्छी होती है तो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में अच्छा होता है और अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता है। तो आज भी अनफॉर्चुनेटली इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अबाउट 55% ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेनफॉल डिपेंडेंट। देखिए 55% जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिपेंड करता है इरिगेशन के लिए रेनफॉल पर। अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज़ हाईली अनसर्टेन। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। सेमी कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। सेमी कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग कि ना तो ये फुली कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग है और ना तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, सेमी है, दोनों का मिक्सचर है। देखिए एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ नाइदर फुली कॉमर्शलाइज्ड नॉर कम्प्लीटली सब्सिस्टेंस इन नेचर। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बोथ एंड हैंस कॉल्ड सेमी कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग। ये दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी प्रोडक्शन करते हैं और कुछ फार्मर जो हैं मोर देन सेल्फ कंजम्पशन मार्केट सरप्लस जनरेट करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं। तो दोनों के मिक्सचर होने की वजह से इसको हम बोलते हैं सेमी कॉमर्शलाइज्ड फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग इज वन इन विच प्रोडक्शन इज डन प्राइमरली फॉर सेल इन द मार्केट। ऑन द अदर हैंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज वन वेयर प्रोडक्शन इज मीन्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ये सारे फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के। अब हम बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो क्या थे लैंड रिफॉर्म्स, का मतलब क्या होता है और कौन कौन से स्टेप लिए गए थे इसमें। लैंड रिफॉर्म मीन्स रिफॉर्मिंग द लैंड रिलेशंस इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन।
and productivity. For raising agricultural production and productivity, some important institutional reforms were undertaken in the country. These are following. तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये रिलेशनशिप को शो करता है कि जो ओनरशिप है लैंड की उसका क्या नेचर है। तो कौन कौन से स्टेप लिए गए थे लैंड रिफॉर्म्स में, देखिए। नंबर 1, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। नंबर 2, टेनेंसी रिफॉर्म्स। 3, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। एंड 4th, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो ये 4 स्टेप्स थे जो लैंड रिफॉर्म्स में आते हैं और जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स की कोशिश की थी। अब देखिए, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इसमें क्या है कि कैसे ज़मींदारों को बीच से हटाया गया था जो इंटरमीडिएट का काम करते थे, कैसे उनको ओनरशिप से हटाया गया था, ये सारी बातें यहाँ पर हम करने जा रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स में। तो पहला है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंडियन गवर्नमेंट टूक वेरियस स्टेप्स टू एबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड। तो ज़मींदार जो होते थे वो इंटरमीडियरीज का काम करते थे और उनको इंडियन गवर्नमेंट ने बीच से हटा दिया, जो ब्रिटिशर टाइम में या कॉलोनियल पीरियड में केवल एक रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में थे, जो एजेंट के रूप में काम करते थे। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ वैसे ही इन लोगों को गवर्नमेंट ने हटा दिया और जो रियल फार्मर करते थे, जो टीनेंट होते थे, उनको उसका ओनर बना दिया लैंड का। Second, the idea behind this step was that ownership of land would give incentives to the actual tillers to make permanent improvements on land. गवर्नमेंट की ये सोच थी इसके पीछे कि जब हम एक्चुअल फार्मर को ओनर बना देंगे जो लैंडलेस होते थे, तो उनका लैंड के साथ अटैचमेंट बढ़ेगा और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट होंगे, उनको इंसेंटिव मिलेगा। एंड थर्ड, इंटरमीडिएट्स पॉपुलरली नोन एज जमींदार। इंटरमीडिएट्स को उस समय जमींदार के नाम से जाना जाता था। तो लैंड रिफॉर्म्स में पहला स्टेप ये था, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट्स। सेकेंड, टीनेंसी रिफॉर्म्स। टीनेंसी रिफॉर्म्स में 3 अलग अलग स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, जैसे नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ रेंट। ब्रिटिश पीरियड में जो रेंट होता था, जो फार्मर्स को देना पड़ता था, वो टोटल प्रोडक्शन का लगभग 50% होता था। बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि बारिश अच्छी हुई है या नहीं हुई है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, 50% फिक्स था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स में 25% कर दिया टोटल प्रोडक्शन का, मीन्स 1/4 कर दिया। सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। लीगल प्रोटेक्शन to tenants from their ejectment by land owners। एक लीगल प्रोटेक्शन मिला एक्चुअल फार्मर्स को, जो फार्मर्स लैंडलेस थे उनको। थर्ड, राइट ऑफ ओनरशिप फॉर टीनेंट्स। टीनेंट्स बिकम ओनर ऑफ लैंड, कि सरकार ने टीनेंट्स को लैंड का ओनर बना दिया। थर्ड है लैंड रिफॉर्म्स में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट फिक्स कर दी थी इसमें कि मैक्सिमम कोई भी फार्मर जो है वो कितना लैंड होल्ड कर सकता है, एक अपर लिमिट लगा दी थी गवर्नमेंट ने, इसीलिए उसको सीलिंग बोलते हैं। इट रेफर्स टू फिक्सिंग द लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल with a view to promote equity in agriculture land. Ceiling was fixed. The surplus land was taken by the government and was redistributed among the small and marginal farmers. तो ये बहुत हिस्टोरिकल स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स में कि जिनके पास उस सीलिंग की लिमिट से ज़्यादा लैंड थी, उनसे वो लैंड लेकर ऐसे फार्मर्स को दे दिया गवर्नमेंट ने जो लैंडलेस थे, जो मार्जिनल फार्मर थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे। इसको बोलते हैं सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। और नेक्स्ट है फोर्थ जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब होता है
कि लोगों के पास, फार्मर्स के पास जो लैंड थी वो जगह जगह स्कैटर्ड वे में थी। एक ज़मीन कहीं पर है, एक ज़मीन का टुकड़ा, दूसरी ज़मीन का टुकड़ा कहीं और है, वो एक साथ कंबाइंड नहीं था। तो गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में उन ज़मीन के टुकड़ों को एक साथ कर दिया, एक जगह कर दिया, जिससे अब फार्मर्स को जो है कल्टीवेशन और ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया, उस पर वो नए तरीके से फार्मिंग कर सकते थे। तो लैंड होल्डिंग्स ऑफ many farmers were scattered into small pieces at different places. This called for the consolidation of land holding. It refers to conversion of a small piece of scattered land into a single compact at one place. अब एक जगह उनकी सारी ज़मीनों को इकट्ठा कर दिया गया, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब देखिए कि लैंड रिफॉर्म्स तो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ये लैंड रिफॉर्म्स उतना सक्सेस रहा नहीं इंडिया में, फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया ये भी जानना जरूरी है यहाँ पर कि लैंड रिफॉर्म्स क्यों फेल हुआ इंडिया में। देखिए, अनफॉर्चुनेटली लैंड रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू सर्व देयर पर्पज ऑफ चेंजिंग एग्रेरियन रिलेशंस। नंबर 1 क्या रीज़न थे? ड्यू टू द वीक लेजिस्लेटिव सिस्टम। जो लेजिस्लेटिव सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स सक्सेस नहीं रहा। नंबर 2, द पुअर एंड लैंडलेस फार्मर्स वेयर फॉर टू इग्नोरेंट एंड वीक टू असर्ट देयर राइट्स। जो पुअर फार्मर थे, जो मार्जिनल फार्मर थे, जो लैंडलेस फार्मर थे, वो इन सब चीज़ों से अनटच्ड रह गए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स फेल हो गया। थर्ड, देयर वॉज ऑल्सो केसेस वेयर टीनेंट्स वेयर इविक्टेड एंड जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स। कई जगह पर ऐसे भी केस आए जहाँ पर ज़मींदारों ने अपने आप को फार्मर डिक्लेयर कर दिया कि वो खुद जो है वो फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से लैंड सिस्टम फेल हो गया, रिफॉर्म सिस्टम। और फोर्थ है, कोर्ट्स टुक लॉन्ग टाइम इन सेटिंग डिस्प्यूट्स वेयर लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द सीलिंग। कई जगहों पर जो हमारा जुडिशरी सिस्टम था वो भी वीक था, जिसकी वजह से जो है कई डिस्प्यूट जो हैं वो बहुत टाइम टेकिंग रहे, उसमें डिसीजन बहुत लेट आया, जहाँ पर लैंड लॉर्ड्स या ज़मींदारों ने जो है वो चैलेंज किया था सीलिंग को, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म जो है वो फेल हो गया। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से इंडिया में लैंड रिफॉर्म जो है वो फेल हुआ है। अब एक सबसे जो बर्निंग इशू है दोस्तों, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, कि एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बार बार जगह जगह डिबेट होता रहता है कि फार्मर्स को सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, क्या इंडिया इतनी सब्सिडी दे सकता है लॉन्ग टर्म तक, या ये एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सब्सिडी की कि क्या है और क्या होना चाहिए। सब्सिडी refers to financial assistance by government to producers and consumers. Government of India has been providing two type of subsidy. अब देखिए, सब्सिडी एक तरीके का फाइनेंशियल एड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को इंडिया में गवर्नमेंट देती है। एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है यहाँ पर दो तरीके से गवर्नमेंट देती है। नंबर 1, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट, and number 2, subsidy on food supplies to PDS means public distribution system। ये दो ही तरीके हैं दोस्तों जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। एक तो सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जो इनपुट्स खरीदते हैं फार्मर्स फार्मिंग के लिए, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कुछ बड़ी मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर हो गए, थ्रेसर हो गए, इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरा है सब्सिडी ऑन फूड सप्लाईज टू PDS, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फेयर प्राइस शॉप से जो हमें मिलता है, जो BPL और APL कैटेगरी के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। अब जब इस पर डिबेट होता है तो दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक वो पक्ष है, एक वो सेक्शन है सोसाइटी का जो कहता है कि सब्सिडी देना चाहिए,
सब्सिडी के पक्ष में वो सोचते हैं और सब्सिडी को कंटिन्यू रखने की बात करते हैं, उनका क्या आर्गूमेंट है, आइए देखते हैं यहाँ पर। नंबर 1, फूड सब्सिडी इन इंडिया इज एसेंशियल टू मेंटेन इंडियाज फूड सिक्योरिटी सिस्टम एंड टू इंश्योर दैट पुअर पीपल डू नॉट गॉट हंग्री। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वाला, जो सब्सिडी के फेवर में आर्गूमेंट रखते हैं उनके अकॉर्डिंग, कि सोशल जस्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि सबको फूड अवेलेबल हो, सबकी एक्सेसिबिलिटी हो, वहाँ पर सबको फूड मिल सके, कोई हंग्री ना हो। तो ऐसी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, सोशल जस्टिफिकेशन के लिए फूड सिक्योरिटी सिस्टम में सब्सिडी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, if agricultural inputs are not subsidized, the poor farmers will not be able to use them and this will lead to decline in their income and productivity। अगर पुअर फार्मर्स की बात करें, अगर सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा कि उनकी इनकम और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों कम हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। और थर्ड है, फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी ए रिस्की ऑक्यूपेशन एज इट इज़ लार्जली डिपेंड्स ऑन मानसून, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जाती है जो लोग फेवर में सब्सिडी के, कि इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसमें प्रोडक्शन बहुत अनसर्टेन होता है ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन मानसून, तो इसलिए कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर उसको थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हैं जो सब्सिडी के फेवर में अपनी बात रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं सोसाइटी में जो सब्सिडी के अगेंस्ट हैं, उनका क्या आर्गूमेंट है, ये देखते हैं। नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज सब्सिडीज हैज़ राइजन टू वेरी हाई लेवल्स इन इंडिया एंड इज़ नाउ अनसस्टेनेबल। ये बात एक तरीके से कहीं ना कहीं हमको फिजिकल इम्बैलेंस या फिजिकल डेफिसिट की ओर ध्यान हमारा खींचना चाहती है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर इतना ज़्यादा सब्सिडी अगर दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बजट को इम्बैलेंस करेगा, बजटरी डेफिसिट बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, जो हम शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। सेकेंड पॉइंट है उनका, द बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स आर मोस्टली कंसर्न्ड बाय लार्ज फार्मर्स, द स्मॉल एंड माइनर फार्मर्स डू नॉट बेनिफिट मच। वही बात हो गई कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है लेकिन इसका एडवांटेज केवल बड़े फार्मर्स को मिल रहा है, जो छोटे फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो इसको बंद कर देना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और थर्ड पॉइंट है, द पर्पज़ ऑफ ग्रांटिंग सब्सिडीज़ हैज़ ऑलरेडी बीन सर्व्ड, subsidies were granted to encourage the adoption of HYV technology which has been wide adopted। इनका ये कहना है कि सब्सिडी हमने उस समय दे रखी थी जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज़ होता था और HYV सीड्स महंगे हुआ करते थे, तो उस समय जो फार्मर थे उनको सब्सिडी दी जाती थी, तो सब्सिडी का पर्पस तो वहीं पर पूरा हमारा हो गया। अब हमको नई सब्सिडी इनको देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो ये आर्गूमेंट था सब्सिडी के अगेंस्ट में। तो सब्सिडी को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसमें ये आर्गूमेंट है जिसको कि गवर्नमेंट समय समय पर चेक करती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही हम बात करेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही इंडस्ट्री के साथ मिलेंगे, इसी चैप्टर के अगले पार्ट की हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।